अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 और अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स बेसिकली क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि ये जो इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है जो कि अल्डिहाइड में भी मौजूद होते हैं और कीटोन्स में भी मौजूद होते हैं, जिसको बोलते हैं कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप बेसिकली जिन भी कंपाउंड्स में होगा वो या तो दरमियान में होगा या फिर साइड पे होगा। अगर साइड पे होगा तो उसके साथ डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अगर दरमियान में है तो दोनों साइडों पे डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम्स होने चाहिए। तो उस तरह से हम उनको डिफ़ाइन करते हैं कि वो अल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे। तो अकॉर्डिंग टू अल्डिहाइड एंड कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम कार्बोनाइल कंपाउंड का कार्बोनाइल ग्रुप का नाम दे रहे हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जिनमें ये कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाएगा उनको हम नाम देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जनरल हम जो डेफिनेशन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हम अकॉर्डिंग टू कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स उसको स्टडी नहीं कर रहे, हम अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद कार्बोनाइल ग्रुप बेसिकली होता क्या है? जिसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स जो होते हैं वो डबली बॉन्डेड अटैच हों एक दूसरे के साथ, उसको हम नाम देते हैं कार्बोनाइल ग्रुप का। जो कि हमारे पास स्ट्रक्चर भी मौजूद है कि कार्बन का डबल बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन के साथ, ये दो इसके ग्रुप्स फ्री हैं। यहाँ पे कोई भी ग्रुप आगे अटैच हो सकता है। उस हिसाब से फिर हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो एल्डिहाइड के हो सकते हैं या फिर वो कीटोन के हो सकते हैं। उसके बाद सीरीज़ है कि ये किस सीरीज़ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि टू सीरीज़ ऑफ द कंपाउंड्स। बेसिकली यहाँ पे किन सीरीज़ की हम बात कर रही हैं? यहाँ पे होमोलोगस सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं। होमोलोगस सीरीज़, होमोलोगस सीरीज़ जो है बेसिकली अल्डिहाइड को अगर देखें तो एक अलग सीरीज़ है। अल्डिहाइड के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, सारे के सारे एक ही सीरीज़ से रिलेट करते हैं। और कीटोन के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे एक ही सीरीज़ से रिलेट करते हैं। तो इसमें होमोलोगस सीरीज़ मतलब अल्डिहाइड एक अलग सीरीज़ है, इसमें जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें सिमिलर फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा। और इस तरह कीटोनिक के जितने भी कंपाउंड्स हम स्टडी करेंगे उनमें सिर्फ सेम फंक्शनल ग्रुप सबके अंदर मौजूद होगा। तो इस तरह से हम इसको सीरीज़ के हिसाब से दो तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, एक अल्डिहाइडिक सीरीज़ होती हैं, दूसरी कीटोनिक सीरीज़ होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं अल्डिहाइड को। अल्डिहाइड क्या चीज़ होती है? सबसे पहले उसकी डेफिनेशन है द कंपाउंड इन विच कार्बोनाइल ग्रुप इज़ डायरेक्टली अटैच टू एट लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम। कि ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच हो कम से कम एक हाइड्रोजन एटम के साथ। मतलब जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके साथ डायरेक्टली अटैच एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, तब आप उसको नाम देंगे एल्डिहाइड का। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल मौजूद है। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है C डबल बॉन्ड O। एक साथ पे हाइड्रोजन एटम अगर होगा तो हम इसको फंक्शनल ग्रुप का नाम देंगे, दैट इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द एल्डिहाइड। उसके बाद दूसरी साइड, दूसरा जो है इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? जो दूसरी साइड फ्री है, यहाँ पे कार्बन हो, R से रिलेटेड कोई भी ग्रुप आ सकता है। R को जनरल फॉर्म में हम ज़्यादातर स्टडी करते हैं, R इज़ द अल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप। एराइल का मतलब यहाँ पे होता है एरोमेटिक। एराइल मीन एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक में जैसे फिनाइल ग्रुप इसके साथ अटैच हो सकता है इस ग्रुप के साथ, ठीक है, या फिर जो है नेफ्थाइल ग्रुप हो सकता है जिसमें दो बेंजीन रिंग आपस में अटैच हो और उसमें से एक साइड पे ये ग्रुप अगर अटैच होगा तो हम इसको नाम देंगे अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप का। तो इसकी पहचान बेसिक क्या होती है कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, तब हम इसको नाम देंगे एल्डिहाइड का। अगर यहाँ पे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन एटम नहीं है तब आप इसको एल्डिहाइड का नाम नहीं दे सकते। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास है कि एक है HC डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनाइल ग्रुप। बेसिकली पहचान क्या है कि इस ग्रुप के एक साइड पे हाइड्रोजन एटम का होना मस्ट है। कार्बोनाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन एटम, दैट इज़ द एल्डिहाइड। इसकी दूसरी साइड पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, वो कार्बन से रिलेटेड कोई हो सकता है, वो एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड कोई हो सकता है, रिंग हो सकती है, या यहाँ पे हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है। ये तीनों कंडीशंस मैंने यहाँ पे बताई हैं। यहाँ पे इनमें से कोई सी भी कंडीशन आ सकती है तो उसमें उसको हम नाम देंगे एल्डिहाइड ग्रुप का।
जैसा कि यहाँ पे हमारे पास दोनों साइडों पे हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं, तो इसको नाम देते हैं मैथनल। मैथनल इज़ द आयुपिक नेम ऑफ द एल्डिहाइड। जैसे हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे वहाँ पे इस चीज़ को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ये कैसे नाम दिए जाते हैं। दूसरा यहाँ पे है 2 कार्बन है, मतलब एक साइड पे तो हाइड्रोजन एटम मौजूद है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, दूसरी साइड पे कार्बन एटम है, तो ये भी हमारे पास क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है तो ये भी हमारे पास एल्डिहाइड का एक ग्रुप है जिसको हम नाम देते हैं एथेनल का, क्योंकि 2 कार्बन्स यहाँ पे मौजूद हैं इस वजह से इसको एथेनल बोलते हैं। आगे कीटोन्स हैं, द कंपाउंड इन विच कार्बोनाइल ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 2 कार्बन एटम्स, कि कार्बोनाइल जो ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच होना चाहिए 2 कार्बन एटम के साथ। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइडों पे कार्बन एटम्स मौजूद होंगे तब हम उसको नाम देंगे कीटोन्स का, अदरवाइज उसको आप कीटोन का नाम नहीं देंगे। यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप अकर्स विद इन द चेन, तो हमारे पास ये जो एल्डिहाइड होते हैं इसमें कार्बोनाइल ग्रुप जो होगा अकर एट द एंड ऑफ द चेन, जो चेन हम जिसको स्टडी कर रहे हैं वो उसके शुरू में आ सकता है या उसके लास्ट पे आ सकता है, ठीक है ना। तो दरमियान में कभी भी नहीं होगा। अगर आप स्टडी कर रहे हैं एल्डिहाइड को तो एल्डिहाइड के अंदर जो उसका कार्बोनाइल ग्रुप होगा वो स्टार्ट पे होगा या फिर एंड पे होगा, दरमियान में कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक साइड पे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम के साथ आगे कोई भी ग्रुप यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना सकता, तो एक साइड से ही बॉन्ड्स बनेंगे और स्ट्रक्चर यहाँ से जो है ग्रो करेगा। अगर कीटोन को देखें तो इसके दोनों साइडें फ्री हैं, यहाँ पे भी कार्बन है यहाँ पे भी कार्बन ने आना है, तो ये कार्बन आपस में चेन बनाते जाएंगे और एक लेंथी स्ट्रक्चर बनता जाएगा। तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है कीटोन में हर हाल में स्ट्रक्चर या चेन के दरमियान में आता है। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कीटोन का? C डबल बॉन्ड O, दोनों साइडें फ्री हैं, दोनों साइडों पे लाजमी तौर पे कोई कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड आएगा या एराइल ग्रुप एरोमेटिक रिंग हो सकती हैं, ठीक है, ओपन चेन हो सकते हैं या एरोमेटिक रिंग्स आ सकती हैं यहाँ पे। अब इसमें जनरल फार्मूला क्या है कि दोनों साइडों पे R होने चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है RCOR, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा जो है वाजे करके लिखा है ताकि आपको इसमें डिफरेंस का पता लगे। R1 और R2 का नाम दिए, मतलब यहाँ पे कोई इतना डिफरेंस नहीं, मतलब दोनों कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स हो सकते हैं, ये भी और ये भी ओपन चेन हो सकते हैं या फिर एरोमेटिक रिंग्स भी हो सकती हैं। अब इसके आगे कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे हम इसके टोन वाले पोर्शन को स्टार्ट करेंगे वहाँ पे हम इस चीज़ को डिटेल से देखेंगे, इसके आगे रिएक्शंस भी हैं इसी पॉइंट के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि हमारे पास ये जो 2 कार्बन एटम्स हैं ये R ग्रुप है और ये भी R ग्रुप है। अगर दोनों साइडों पे ये R इस R के बराबर हो, मतलब जितना R1 है, R1 का मतलब अगर इस साइड पे एक कार्बन एटम है तो R2 मतलब ये भी एक कार्बन वाला कंपाउंड होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पे अगर 2 कार्बन लगे हैं तो इस ग्रुप के इस साइड पे R2 के अंदर भी 2 कार्बन होने चाहिए। अगर इस साइड पे 3 कार्बन हैं तो इधर भी 3 कार्बन एटम्स होने चाहिए। तो मतलब अगर दोनों साइडों पे कार्बन एटम की तादाद बराबर हो तो उसको हम नाम देते हैं सिंपल कीटोन्स, या उसका एक दूसरा नाम भी है जिसको कहा जाता है सिमेट्रिकल कीटोन्स। अगर R1 और R2 मतलब दोनों साइडों पे जो कार्बन एटम्स मौजूद हैं वो अगर इक्वल हैं, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, तो अगर ये इक्वल हैं तो उसको नाम देंगे सिंपल या सिमेट्रिकल कीटोन्स का। दूसरे हमारे पास आते हैं कि R1 और R2 अगर इनमें कार्बन एटम की स्ट्रेंथ बराबर नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर इस साइड पे 1 है तो इस साइड पे 2 हो कार्बन एटम्स, अगर इस साइड पे 2 है तो इस साइड पे 3 हो कार्बन एटम, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप जो दिया हुआ है उसके दोनों साइडों पे कार्बन एटम की तादाद बराबर अगर ना हो तो उसको हम नाम देते हैं उसका मिक्स्ड कीटोन या फिर अनसिमेट्रिकल कीटोन, दोनों तरह से कोई भी नाम दिया जा सकता है, मिक्स्ड कीटोन या अनसिमेट्रिकल कीटोन बोल सकते हैं उसको। उसके बाद जनरल फार्मूला इसका क्या होगा कि हमारे पास हमने कहा था ये होमोलोगस सीरीज़ का मतलब क्या है कि 2 सीरीज़ हैं, एक एल्डिहाइड की सीरीज़ है और एक कीटोन की सीरीज़ है। होमोलोगस सीरीज़ ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दोनों की ये सीरीज़ मौजूद हैं, दोनों का जो जनरल फार्मूला है वो हमेशा सेम होता है जो कि है CnH2NO। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट MCQs, ये एक इम्पॉर्टेंट MCQs भी है। उसके बाद हम अगर इसकी अपरेंस देखें ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये जो हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये मोस्टली शुगर के अंदर मिलता है, शुगर वाले कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं ग्लूकोज की एग्जांपल ले लें। ग्लूकोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, ठीक है ना। और इसी तरह शुगर, अक्सर शुगर जो हैं उनमें ये फंक्शनल ग्रुप होता है। और उसके बाद मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑयल,
ऑयल के जो मेन कंपाउंड्स होते हैं, जो प्रिंसिपल है ऑयल के जो कंपोनेंट्स हैं, उनमें बेसिक चीज़ जो है वो अल्डिहाइड होता है। बेसिकली ये ऑयल के अंदर यूज़ किया जाता है, किस मकसद के लिए हम उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं? फॉर द फ्रेगरेंस एंड द फ्लेवर। उसके बाद कीटोनिक ग्रुप को अगर हम चेक करें तो कीटोनिक ग्रुप जो है ये कुछ ऐसे शुगर्स हैं जिनके अंदर ये कीटोनिक ग्रुप मौजूद होता है। जैसे फ्रक्टोज के एग्जांपल लें, उसके अंदर एक कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। उसके अलावा मैंथोन एंड कैम्फर भी इसके एग्जांपल्स में आते हैं। मैंथोन का मतलब यहाँ पे आता है पुदीना, पुदीने का जो फार्मूला होता है उसके अंदर ये पाया जाता है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। और कैम्फर का मतलब काफूर की जो ये गोलियाँ वगैरह होती हैं, ये मिलती हैं बाज़ार से काफूर की गोलियाँ, तो उनके अंदर भी जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट नोमेनक्लेचर की तरफ। नोमेनक्लेचर का जस्ट इंट्रोडक्शन लेते हैं, मजीद हम इसको बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करेंगे एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड का जो नोमेनक्लेचर है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नेम्स को किस तरह से नाम दिया जाता है, ये जो चीज़ें हैं इनको डिटेल से याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट एमसीक्यूज, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या आगे हम स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, वहाँ पे कंपाउंड दिए जाते हैं, उसको नाम देने का तरीका आना चाहिए, या नाम दे दिया उसको कंपाउंड में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसको डिटेल से याद करने की ज़रूरत नहीं, इसका मेथड आपके माइंड में हो कि किस तरह से हम नाम देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉमन नेम्स हैं, कॉमन मेथड है, इसके अंदर बेसिक चीज़ होती है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को सामने रख के एल्डिहाइड्स को कॉमन नेम्स से जो है डिनोट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनमें कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जो जितने कार्बन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड में मौजूद हैं वही आपके एल्डिहाइड के अंदर मौजूद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अब इसको किस तरह से नाम दिया जाएगा, इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट में आपको एक वर्ड नजर आ रहा है आईसी एसिड, इस पूरे को आईसी एसिड को हमने रिप्लेस कर देना है एल्डिहाइड के साथ। मतलब इस पूरे को यहाँ से हटा के इसकी जगह पे आप एल्डिहाइड लिख देंगे तो आपके पास वो जो होगा एल्डिहाइड का आईयूपिक कॉमन नेम जो है वो बन जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसा कि यहाँ पे मैंने ज़्यादा एग्जांपल्स को स्टडी नहीं की है, सिर्फ मैंने 2-4 एग्जांपल को यहाँ पे जो है एज अ कंसेप्ट के लिए आपके लिए यहाँ पे पुट की हैं। बाकी एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद से इसको हैंडल करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे एक एल्डिहाइड का मैंने ग्रुप लिखा है जिसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसको किस तरह से नाम दिया गया और कहाँ से इसको बनाया गया। फॉर्मेल्डिहाइड एक कार्बन है तो ये बनाया गया, एक एसिड है जिसको बोलते हैं, आगे एसिड भी मेंशन है जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड से ही हमने इस एल्डिहाइड को ओरिजिनेट किया है। तो नाम देने का हम सिर्फ मेथड उसको डिस्कस कर रहे हैं, कैसे बनता है ये कहलाता चीज़ है। तो नाम देने में क्या है कि इसके लास्ट पे आईसी एसिड मौजूद है, ये आईसी एसिड। इस पूरे को हटा के इसकी जगह पे हमने लिख दिया एल्डिहाइड। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इस जगह पे FORM यहाँ तक तो फॉर्मिक एसिड का नाम है, उसका आगे ये पूरे का पूरा एल्डिहाइड यहाँ पे मौजूद है, जो किससे रिप्लेस किया गया है, आईसी एसिड को हटा के यहाँ पे हमने पूरा एल्डिहाइड लिख दिया तो इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके अगर एग्जांपल लें एस्टल्डिहाइड की तो उसमें ये कहाँ से बनेगा, एस्टिक एसिड। ठीक है ना, एस्टिक एसिड, आईसी एसिड को हटा के वहाँ पे पूरा एल्डिहाइड लिखेंगे तो वो बन जाएगा एस्टल्डिहाइड। ठीक है ना, कोई भी एग्जांपल ली जा सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं डिस्कस कर देता हूँ। एक कंपाउंड का नाम है ब्यूटाइल्डिहाइड, एक एसिड है जिसको बोलते हैं ब्यूटायरिक एसिड। नाम देने का तरीका क्या है कि हम इसको एल्डिहाइड से कैसे डिनोट करेंगे, आप आईसी एसिड इसको हटा दें, ठीक है ना, इसको रिप्लेस कर दें आप एल्डिहाइड के साथ, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ये हटेगा, ये इसकी जगह पे आएगा ब्यूटाइल्डिहाइड। ठीक है, तो ब्यूट का मतलब आपको पता है, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन एटम्स। ठीक है ना, 4 कार्बन एटम्स। और एल्डिहाइड की पहचान क्या होती है कि उनमें से एक कार्बन ऐसा होगा जिसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप आपको मिलेगा और बाकी इसके पीछे 4 कार्बन एटम और होंगे जिसका यहाँ पे फार्मूला आपको गिवन है, बल्कि ये 5 कार्बन है। एक कार्बन यहाँ से हटा दें तो इस तरह से आपके पास एक कंपाउंड बनेगा। उसके अंदर आता है इसी कॉमन नेम में एक और भी कहीं पे हमें ये नाम मेंशन करने पड़ते हैं जो कि हैं हमारे पास, जिनको हम ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं। इनकी पोजीशंस किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप्स के अंदर। तो सबसे पहले
जो फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच जो कार्बन एटम है उस कार्बन एटम का नाम होगा अल्फ़ा कार्बन। और अल्फ़ा के साथ डायरेक्टली अटैच जो कार्बन एटम है उसको बीटा कार्बन बोलते हैं। और बीटा कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच कोई कार्बन एटम अगर हो तो उसको बोलते हैं गामा कार्बन। और गामा से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन एटम होती है उसको सिग्मा बोलते हैं। फिर उस तरह डेल्टा एंड सो ऑन आगे भी मूव करते जाते हैं ये। तो इस तरह यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इस कार्बन मैंने सिर्फ आपके आइडिया के लिए ये यहाँ पे पुट किया है। इसमें जो कार्बन एटम्स हैं इनकी वैलेंसी को आप हर हाल में सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको नाम देने का तरीका क्या होता है कि जो ग्रुप यहाँ पे मौजूद होगा उसको उसी कार्बन के हिसाब से आयोपिक नेम से डिनोट किया जा सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक ग्रुप लगाता हूँ, इस कार्बन के साथ मैंने लगा दिया एक मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, ये मिथाइल ग्रुप कहाँ पे है, बीटा कार्बन पे, बीटा मिथाइल। आगे जो है जितने कार्बन हैं उसको उसी हिसाब से फिर नाम देंगे। अगर 4 कार्बन है तो वो बनेगा ब्यूटारल्डिहाइड, ठीक है। तो इसी तरह अगर 5 हैं तो पेंटानल्डिहाइड, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से हम जो है इसको इस नाम से डिनोट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि अल्डिहाइड का जो हमने कॉमन नेम स्टडी किया, इसका अगला प्रोसेस है कि हम अल्डिहाइड का जो है आयोपिक नेम भी यहाँ पे डिस्कस करें। हम आयोपिक नेम्स में द आयोपिक नेम्स ऑफ अल्डिहाइड्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ अल्केन्स। हम इसको कहाँ से ड्राइव करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं, हम इसको अल्केन से ओरिजिनेट करते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और कंडीशन भी है कि जो हम अल्केन को स्टडी करते हैं वो अल्केन जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसमें और जो हमारे पास अल्डिहाइड का ग्रुप बनेगा जो हम स्ट्रक्चर ड्राइव करेंगे अल्केन से, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होने चाहिए। अल्केन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जो हम अल्डिहाइड तैयार करेंगे, जो ग्रुप तैयार करेंगे उसके अंदर जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वही कार्बन एटम्स हमारे पास उसके अल्केन्स में भी मौजूद होते हैं जहाँ से हम उसको ड्राइव करते हैं। तो इसमें इसको नाम आयोपिक सिस्टम में हम इसको किस तरह से नाम देते हैं, इसमें जो लास्ट पे ई हमें नज़र आ रहा है, अल्केन में लास्ट पे ये ई जो है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं ए एल के साथ, द लेटर ए इन द नेम ऑफ अल्केन। अल्केन के लास्ट पे ये जो ई है, ये लास्ट में ई, इसको हम यहाँ से हटा देंगे, इसको रिप्लेस करना है हमने ए एल ऑफ द अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में फर्स्ट 2 वर्ड्स होते हैं ए एल। हम इस एक को हटा के, ई को हटा के इसकी जगह पे ये ए एल पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड से रिलेटेड ग्रुप प्रिपेयर हो जाएगा। जैसा कि अल्केन, ठीक है ना, इसके लास्ट पे ई है, ये माइनस ई का साइन क्या बता रहा है कि ई को हमने यहाँ से निकाल दिया और इसकी जगह हमने ऐड किया ए एल को। तो आपके पास प्रोडक्ट का नाम क्या बनेगा, अल्केन में से ई को हटाया, ए एल को यहाँ पे लगाया तो ये बनेगा अल्कनल। अल्कनल जितने भी कंपाउंड्स हैं अल्डिहाइड के उनको कलेक्टिवली जनरली तौर पे हम उनको अल्कनल का नाम देते हैं। लाइक दैट अगर आपके पास मीथेन है, मीथेन जिस एक कार्बन एटम फॉर एग्जांपल जिस कंपाउंड में उसको मीथेन का नाम देते हैं, इसके लास्ट में मौजूद है ई को हमने यहाँ से हटाया और इसकी जगह पे एल्डिहाइड के फर्स्ट 2 वर्ड्स ए एल को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया तो हमारे पास ये बना मीथेन से ई को हटाएंगे जब ये क्या बन जाएगा, मैथनल। कलेक्टिवली इसको हम क्या बोलते हैं, जितने भी अल्डिहाइड के कंपाउंड्स होते हैं जनरली तौर पर कलेक्टिवली इनको एक ही नाम दिया जाता है जो कि है अल्कनल, और बाकी इनके स्पेसिफिक नेम्स होते हैं मैथनल एक कार्बन से, अगर 2 कार्बन हैं तो एथनल, 3 हैं तो प्रोपनल, ब्यूटानल, पेंटानल, हेक्सानल, हेप्टनल एंड सो ऑन। इस तरह से उनको नाम देते हैं। उसके बाद हम अगर इसको नाम दे रहे हैं तो किस तरह से इसको नाम देने के मेथड्स को किस तरह से हम इसको मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, सेकंड पे आता है नंबरिंग, थर्ड पे आता है नेमिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन कि लॉन्ग चेन जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद हैं वो लॉन्ग चेन किस तरह की होनी चाहिए। हम ऐसी लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर अल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होना चाहिए। अल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, जैसा कि लास्ट पे ये जितने भी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं इनके लास्ट पे आपको ये वाला जो ग्रुप नज़र आ रहा है ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। तो मतलब ये जितने भी हम कंपाउंड स्टडी कर रहे हैं उनमें ये ग्रुप नज़र आना चाहिए। तो आप ऐसी लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर ये वाला ग्रुप मौजूद होगा। अगर आपकी लॉन्ग चेन में ये ग्रुप मौजूद नहीं है तो आप उसको जो है अल्डिहाइड ग्रुप का नाम नहीं देंगे, उसको अकॉर्डिंग टू अल्डिहाइड आप उसको नाम नहीं दे सकते, वो आपका क्वेश्चन गलत होगा।
तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है, सेकंड पे हमने उसको नंबरिंग देनी है। नंबरिंग देने का मेथड क्या है कि नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करें जहाँ पे ग्रुप मौजूद है। जो कार्बोनाइल कार्बन है ये हमेशा कार्बन नंबर 1 पे आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने ये स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में कि ये जो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है ये हमेशा चेन के एंड पे आएगा। तो मतलब आप नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे, यही कार्बन नंबर 1 कहलाएगी जो हम ओपन चेन में इसको स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेथड होता है नेमिंग का। नेम देने का मेथड क्या है कि सब्स्टिट्यूएंट प्लस पेरेंट चेन एंड लास्ट पे जो पेरेंट चेन में ई होगा उसको AL से रिप्लेस कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है कि साइडेड ग्रुप, जो साइडेड ग्रुप है उसको सबसे पहले नाम देना है। साइडेड ग्रुप को नाम देने के भी 2 कंडीशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस साइडेड ग्रुप की पोजीशन बताएंगे, फिर आप उस साइडेड ग्रुप का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्ट्रक्चर सामने है, इसको सबसे पहले हमने क्या किया, सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन, हमने लॉन्ग चेन सेलेक्ट की है। तो लॉन्ग चेन हमारे पास इसमें देखें तो ये एक ही चेन है, तो ये खुद एक लॉन्गेस्ट चेन है। इसके अलावा अगर हम इसको देखें तो इसमें लॉन्ग चेन कौन सी बन रही है, लॉन्ग चेन को होती है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास लॉन्ग चेन है, ठीक है ना। दूसरा मेथड क्या है कि हम उसको नंबरिंग देनी है। तो नंबरिंग देने के लिए हमेशा जो कार्बोनाइल कार्बन है जो कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा कार्बन नंबर 1 पे आना चाहिए। तो ये 1 2 3 4 5 हमने नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करनी है। उसके बाद है नेमिंग का मेथड है। तो नेमिंग के लिए हमारे पास होता है सब्स्टिट्यूएंट, उसकी सबसे पहले पोजीशन बतानी है, फिर उसका नेम बताना है। तो पोजीशन देखें, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को हमने नाम देना है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये जिसको हम साइडेड ग्रुप का भी नाम देते हैं जो कि अल्काइल ग्रुप है। ये सबसे पहले आपने इसकी पोजीशन बतानी है। तो पोजीशन कौन सी है, 3 पोजीशन पे ये मौजूद है। और उसका उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो इसका क्या नाम बनेगा, 3 मिथाइल। कितने, उसके बाद क्या करना है आपने पेरेंट चेन का नाम लिखना है। तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 5 हैं। तो इसका नाम क्या बनेगा, सबसे पहले पोजीशन 3, ग्रुप का नाम मिथाइल, 3 मिथाइल हमने यहाँ पे बता दिया। अब उसके बाद ये है पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं हमारे पास, पेरेंट चेन में 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए पेंटेन का वर्ड होता है, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरह से नाम देंगे कि अगर हम आयुपिक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेन, ये लास्ट पे AL आएगा जस्ट आयुपिक सिस्टम में। तो हमारे पास ये नाम बनेगा पेंटेन, ई था, ई को हमने यहाँ से हटा दिया तो AL आ गया। तो इसका नाम है 3 मिथाइल पेंटेनल। और इसी तरह अगर हमारे पास, ये तो हम स्टडी कर रहे थे सैचुरेटेड कंपाउंड्स को, अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आ जाते हैं तो उनको किस तरह से नाम दिया जाता है। अब देखिए इसमें इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड मौजूद है। तो डबल बॉन्ड ये क्या बता रहा है कि हमारे इस कंपाउंड के अंदर ये अनसैचुरेशन मौजूद है जो कि डबल बॉन्ड के प्रेजेंस से हमें नज़र आ रही है। तो हमने नंबरिंग हमेशा वहीं से स्टार्ट करनी है जहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा। तो ये कार्बन नंबर 1 है, 2 3 4, तो यहाँ पे इस कार्बन नंबर 3 और 4 के दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये हमारा ग्रुप जो है अनसैचुरेटेड है। तो हमने यहाँ पे इसको नाम किस तरह से देंगे, नाम देने का तरीका वही है कि नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे कोई साइडेड ग्रुप नहीं है, अगर साइडेड ग्रुप होता तो सबसे पहले उसको नाम दिया जाता। तो यहाँ पे कोई साइडेड ग्रुप मौजूद नहीं है। तो आपने डायरेक्ट क्या करना है, इसकी पोजीशन बतानी है डबल बॉन्ड की कि कहाँ पे मौजूद है, आगे जो है पेरेंट चेन जो है उसके साथ अटैच करेंगे। अब देखिए पोजीशन कौन सी है, 3 कार्बन के ऊपर ये डबल बॉन्ड मौजूद है, तो मैंने उसकी पोजीशन बता दी डबल बॉन्ड की। अब कार्बन एटम कितने हैं इस चेन के अंदर, 4 कार्बन एटम्स हैं जिसको हम ब्यूटेन के नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ब्यूटेन नहीं बोलेंगे बल्कि यहाँ पे क्योंकि डबल बॉन्ड है तो उसके लिए ENE लास्ट में लगाया जाएगा, ब्यूटीन। तो ब्यूटीन के लास्ट पे जो E है उसको हमने रिप्लेस कर देना है AL के साथ, तो ये बनेगा ब्यूटिनल, ब्यूटेनल नहीं बोलेंगे। तो ब्यूटेनल ब्यूटेन से था, अगर वहाँ पे सैचुरेटेड स्ट्रक्चर हो तो यहाँ पे अनसैचुरेशन मौजूद है जिसकी वजह से यहाँ पे ब्यूटिनल के नाम से इसको डिनोट किया जाएगा। उसके आगे अगर हमारे पास यही अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसके अंदर साइडेड ग्रुप भी मौजूद हो तो उसको हम किस तरह से नाम देते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने साइडेड ग्रुप की पोजीशन बतानी है, फिर उनका नेम बताना है। तो ये सारे प्रोसेस हमने पहले स्टडी किए हुए हैं कि हमारे पास ये 2 साइडेड ग्रुप हैं, दोनों एक जैसे हैं। तो इसके लिए हम जो है प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा। 2 ग्रुप हैं तो इसके लिए डाई का वर्ड आएगा। पहले दोनों की पोजीशन बता दें, 3 और 4 पे 2 ग्रुप्स मौजूद हैं, 3 4 2 हैं तो उसके लिए डाई का वर्ड। ग्रुप कौन से हैं, मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप। यहाँ तक साइडेड ग्रुप का काम खत्म हो गया। उसके बाद हमने बतानी है पोजीशन डबल बॉन्ड की, 4 पोजीशन पे है, 4 आ गया। उसके बाद पेरेंट चेन आ जाएगी।
तो पेरेंट चेन के लिए क्या है कि उसमें कितने कार्बन, ये 5 है, 5 के लिए क्या आएगा पेंटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इस वजह से पेंटीन यहाँ पे बोलेंगे। ई को आपने रिप्लेस कर देना है Al के साथ, तो ये नाम बनेगा 3,4 डाईमेथाइल 4 पेंटिनल। उसके बाद हमारे पास अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड को यहाँ पे स्टडी किया जाए तो बेसिकली ये होता है कि जनरली तौर पे हम इनको जो है आईयूपीएक सिस्टम में स्टडी नहीं करते, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं जिनको स्टडी करना इतना आसान नहीं होता। तो इनके लिए कुछ स्पेशल नेम यूज़ किए जाते हैं जो कि हमारे पास है। एग्जाम्पल यहाँ पे जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए मैंने 1-2 एग्जाम्पल्स को पुट किया है। हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे बेंजीन रिंग है, साथ ये ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है C डबल बॉन्ड O एंड H बेंजीन के साथ, जो कि डायरेक्टली अटैच है, तो इसको हम नाम देते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजीन था कंप्लीट, E एंड E को रिप्लेस कर देना है आपने पूरे एल्डिहाइड के साथ, तो इसका जो स्पेशल नेम है वो है बेंजल्डिहाइड। इसको हम प्रॉपर आईयूपीएक सिस्टम के अंदर स्टडी नहीं कर सकते। उसके बाद अगर इस बेंजीन रिंग के साथ ऊपर हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है जो कि एल्डिहाइड का है, तो ये हमारे बेंजल्डिहाइड, ये पूरा नाम इसका क्या बनेगा बेंजल्डिहाइड। अब ये दोनों साइडेड ग्रुप हैं, तो इनको हम बेंजीन रिंग, इस रिंग को नंबरिंग करेंगे तो साइडेड ग्रुप के लिए नंबरिंग की जाएगी, तो उसको हम इस तरह से नाम दे सकते हैं। जिस कार्बन के साथ ये एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच है वो कार्बन नंबर 1 है, और साथ वाली 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब हम नंबरिंग किस तरह से देंगे, जो साइडेड ग्रुप्स हैं उनके ऊपर आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अप्लाई करना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से चेक किया जाएगा, ABC के हिसाब से जो पहले आएगा उस साइडेड ग्रुप को पहले लिखेंगे, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में लिखेंगे। अब देखिए ये क्या है, ब्रोमीन है, ब्रोमो ग्रुप है, तो ब्रोमो का फर्स्ट वर्ड क्या होता है B, इसका फर्स्ट वर्ड B है, और ये नाइट्रो ग्रुप है, इसका फर्स्ट वर्ड है N। तो इसको हम किस तरह से नाम देंगे, B पहले आता है और N बाद में आता है, तो मतलब हम ब्रोमो ग्रुप को पहले लिखेंगे, इसकी पोजीशन को और इसके नाम को, और जो नाइट्रो ग्रुप है इसको हम बाद में नाम देंगे। तो इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, सबसे पहले ब्रोमो ग्रुप को साइडेड ग्रुप को नाम देने हैं 2 ब्रोमो, उसके बाद 4 पोजीशन पे है नाइट्रो ग्रुप 4 नाइट्रो, और हमारे पास ये पूरा नाम, इसका स्पेशल नेम क्या है, जब इसके ऊपर रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड हो H ग्रुप अटैच हो तो उसको कहा जाता है बेंजल्डिहाइड। तो ये नाम होगा 2 ब्रोमो 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। उसके बाद हम मूव करते हैं कीटोन्स की तरफ। कीटोन का कॉमन नेम्स देने का मेथड क्या है कि सारा वही प्रोसेस जो हमने उसके अंदर स्टडी किया था एल्डिहाइड्स के अंदर, तो इसमें भी सिर्फ हम इंट्रोडक्शन लेते हैं, क्योंकि ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि इनमें कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, इनमें से MCQs आते हैं या आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वजह से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से हमें अगर कंपाउंड दिया जाता है तो उसको कैसे नाम देना है, या अगर हमें नेम दिए जाते हैं तो उसका हमने कैसे कंपाउंड तैयार करना है। तो इसका मेथड क्या है कि कीटोन्स कॉमन नेम्स के हिसाब से अगर हम स्टडी करें तो हमारे पास सबसे पहला क्या होगा, अल्काइल ग्रुप प्लस कीटोन। जो भी अल्काइल ग्रुप है उसका प्रॉपर पूरे का पूरा नाम लिख देना है, और साथ कीटोन का वर्ड मुकम्मल कंप्लीट साथ उसके अटैच कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंपाउंड मौजूद है, ये मिथाइल ग्रुप है, और ये हमारे पास है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और साथ ये कीटोन की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, ये कीटोन है। कीटोन की पहचान क्या थी कि कार्बोनाइल कार्बन के दोनों साइडों पे कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच होने चाहिए, तो उसको हम कीटोन्स का नाम देते हैं। तो ये बनेगा 2 हैं, यहाँ पे आपने प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करने, आगे मैंने इनको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो 2 ग्रुप हैं, तो इसके लिए होगा डाई, तो ग्रुप कौन से हैं, मिथाइल, डाई मिथाइल कीटोन। अब इनके हम टाइप्स की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप्स का भी ले लेते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी इसकी कंप्लीट डिस्कशन मैंने की थी इससे रिलेटेड, आज इसको थोड़ा सा इंट्रो इसका ले लेते हैं। टाइप्स में क्या चीज़ है, टाइप्स में जो कीटोन्स होती हैं बेसिकली 2 तरह की होती हैं, कुछ होती हैं सिमेट्रिकल कीटोन्स, कुछ होती हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। जो सिमेट्रिकल कीटोन्स हैं, सिमेट्री नाम से जाहिर है एक तरतीब उनके अंदर होनी चाहिए कि कार्बोनाइल कार्बन जो है उसके दोनों साइडों में जो कार्बन एटम्स हैं उनकी स्ट्रेंथ सेम हो, तो उसको हम सिमेट्रिकल कीटोन का नाम देंगे। अनसिमेट्रिकल कीटोन्स वो कीटोन्स होती हैं जिनमें कार्बोनाइल कार्बन के दोनों साइडों पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बराबर ना हो। इसको हमने इस तरह से स्टडी किया था। जो सिमेट्रिकल कीटोन्स हैं, फॉर एग्जांपल R1 C डबल बॉन्ड O एंड R2, ये R1 और R2 ये अल्काइल ग्रुप्स की प्रेजेंस को शो कर रही है। इसमें सिमेट्रिकल अल्केन्स में R1 के अंदर जितने कार्बन हैं उतने ही R2 के अंदर होने चाहिए, दैट इज़ द सिमेट्रिकल अल्केन, सिमेट्रिकल कीटोन्स। उसके बाद अगर हम अनसिमेट्रिकल कीटोन्स को स्टडी करें तो इसका अगर स्ट्रक्चर देखें सेम उसी तरह से, इस तरह का स्ट्रक्चर अगर हमारे पास बना हुआ है तो उसमें अनसिमेट्री में कि R1 जो है वो किसी भी सूरत में R2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन्स।
तो इनको नाम देने का मेथड क्या है, दोनों का मेथड डिफरेंट है। अगर हम हमारे पास जो कंपाउंड हमें दिया गया वो सिमेट्रिकल कीटोन से रिलेटेड है तो उसके लिए हम प्रीफिक्सेस का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अगर दो ग्रुप हैं जिस तरह फॉर एग्जांपल सॉरी यहाँ पे ट्राई का वर्ड नहीं आएगा बल्कि दो ही ग्रुप्स होते हैं, कार्बन की जो पोजीशंस होती हैं वो दो पोजीशन होती है, इस वजह से हम उसके लिए सिर्फ डाई का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ट्राई का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन है और इसके दोनों साइडों पे कार्बन एटम्स मौजूद है, तो मतलब ये कीटोन का स्ट्रक्चर है। इधर भी एक कार्बन वाला ग्रुप है, इधर भी एक कार्बन वाला ग्रुप है, मतलब दोनों ग्रुप सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। तो इसमें हम किस तरह से नाम देंगे, प्रीफिक्सेस आपने इस्तेमाल करना है। डाई का वर्ड यहाँ पे स्टार्ट पे आपने लगा दिया डाई। दूसरी कंडीशन है कि ग्रुप कौन सा है, हमारे पास यहाँ पे ग्रुप है मिथाइल, ये आ गया ग्रुप का नाम जो कि है मिथाइल। उसके बाद मैंने ये बताया था कि जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप होगा उसको प्रॉपर लिखने के बाद आप लास्ट पे कीटोन का कंप्लीट वर्ड यहाँ पे लगा देंगे, तो हमारे पास ये प्रॉपर कीटोन आ गई, एक मिथाइल, ये दूसरा मिथाइल, डाई मिथाइल कीटोन। अब इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल कोई साइक्लिक कंपाउंड्स आ जाते हैं तो उनको इसी तरह से कॉमन नेम से उसको रिलोड करते हैं। ये भी हमारे पास बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। जब इसकी एक पोजीशन फ्री हो तो एक को तो हम बेंजीन का नाम देंगे, दूसरे को हम फिनोल से रिलेट करते हैं, तो इनको हम इकट्ठा फिनाइल से रिलेट करते हैं। तो अगर हम इनको इकट्ठा लिखें तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा बेंजोफिनोल। लास्ट पे हमने ये देखिए ये पहचान है कीटोन की, कोई भी अगर ग्रुप होगा आयुपिक सिस्टम के थ्रू जब नाम देंगे उसके अंदर कॉमन नेम हो उसके लास्ट पे देखें कीटोन की पहचान ये लास्ट वाली है, तो ये हमें यहाँ पे नज़र आ गया, तो इसमें हम इसको इस तरह से नाम देंगे बेंजोफिनोल के नाम से। बेसिकली जो हमारे पास ये कंपाउंड्स होते हैं इनको सिर्फ कॉमन नेम से ही रिलेट किया जा सकता है जो साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनको अगर ये आते हैं आयुपिक सिस्टम में इनको हम स्टडी नहीं करते क्योंकि इनके स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसके आयुपिक नेम्स। आयुपिक नेम्स में सेम उसी तरह से वही चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आयुपिक नेम्स में हमारे पास जो अल्केन है उसको हमने रिप्लेस सेम उसी तरह से एल्डिहाइड के अंदर हमने ये कहा था कि एल्डिहाइड में जो लास्ट पे ई होता है वो रिप्लेस हो जाता है ए एल के अंदर। कीटोन्स में सेम उसी तरह से है कि इसका लास्ट पे जो ई है उसको हमने रिप्लेस कर देना है ओ एन ई के साथ, तो इसका नाम क्या होगा, अल्केन में हमने ई को हटा के वहाँ पे ओ एन ई लगा दिया तो ये बन गया अल्कानोन, ठीक है। अब इसी तरह कोई भी ग्रुप आता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा कि ये हमारे पास ग्रुप मौजूद है तो इसको हम किस तरह से नाम देंगे, ये इसमें दो मिथाइल ग्रुप्स हैं तो सेम उसी तरह से इसके लास्ट पे जो हमारे पास था जैसा कि अल्केन में यहाँ पे आ जाता है मीथेन, बल्कि मीथेन नहीं आएगा, 3 कार्बन कम से कम होने चाहिए, जैसा कि प्रोपेन, इसके लास्ट पे ई को हटा के हमने इसको जब रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा प्रोपानोन, इसके ई को हटा के मैंने वहाँ पे ओ एन ई लगा दिया। तो इसको नाम देने का मेथड सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने एल्डिहाइड को स्टडी किया था कि सबसे पहले सिलेक्शन आपने करनी है लॉन्ग चेन की, उसके बाद लॉन्ग चेन वो होनी चाहिए जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद हो। उसके बाद दूसरा उसका मेथड है कि नंबरिंग आपने करनी है। नंबरिंग करने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप करीब पड़ेगा, वहाँ से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। उसके बाद आता है नेमिंग का मेथड। नेमिंग के लिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, फिर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद आता है पेरेंट चेन। पोजीशन इसको सामने रखना है कि किस पोजीशन पे ग्रुप मौजूद है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं, CH3 अगर हम इसको नाम दें तो इसका नाम किस तरह से दिया जाएगा, नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3। अब यहाँ पे कोई साइडेड ग्रुप मौजूद नहीं है, आपने पहले फंक्शनल ग्रुप की ही पोजीशन बतानी है। पोजीशन नंबर 2 है तो इसका नाम बनेगा 2, कितने कार्बन है 3 है, प्रोपानोन। इसके लास्ट पे ई को मैंने हटा के ओ एन ई लगा दिया। तो इस तरह से टॉपिक प्रिपरेशन से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड है, फिर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन की तरफ हम मूव करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में 2 तरह के हम जो है प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड नेक्स्ट है एस्टल्डिहाइड। इस तरह इनकी हम लेबॉर्ट्री और इंडस्ट्रियल मेथड की तरफ मूव करने से पहले हमारे पास एक और मेथड भी होता है जो हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर स्टडी कर चुके हैं, जो कि है ऑक्सीडेशन। अगर हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको प्रिपेयर करना चाहें एल्डिहाइड को, तो एल्डिहाइड को कहाँ से प्रिपेयर किया जाएगा, हमारे पास होता है मैथनॉल। मैथनॉल में हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ। इस ऑक्सीजन को कहा जाता है नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है ये प्रोड्यूस होती है इससे K2Cr2O7 एंड H2SO4। K2Cr2O7 को कहा जाता है पोटाशियम डाइक्रोमेट
एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों को आपस में मिक्स कर लिया जाता है। जब ये मिक्सचर बन जाता है तो इस सॉल्यूशन को नाम देते हैं हम एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट का नाम दिया जाता है इसको। इनके आपस में रिएक्शन से नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। इस नेसेंट ऑक्सीजन का एक और नाम भी है, इसको एटॉमिक ऑक्सीजन भी कहा जाता है। ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। ये इतनी रिएक्टिव होती है कि अगर हम इनको स्टोर कर लें तो ये कंटेनर की वाल के साथ भी रिएक्ट कर जाती है। तो इस वजह से इसको हम स्टोर नहीं कर सकते। ये बिटवीन द रिएक्शन प्रिपेयर होती है और बिटवीन द रिएक्शन ही ये यूज़ होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें हमारे पास ये जो नेसेंट ऑक्सीजन मौजूद है इसने रिएक्ट करना है इस अल्कोहल के साथ, रिएक्ट करके हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। रिएक्शन बेसिकली विद द मैकेनिज्म अगर हम इसको चेक करें तो ये किस तरह से होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोन पेयर यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, कार्बन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे। जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन की इक्विवेलेंसी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्बन के जो बॉन्ड्स बनते हैं, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकती है, 4 से ज़्यादा कार्बन के बॉन्ड्स नहीं बनते। तो जैसे ही कार्बन के बॉन्ड्स 5 बनते हैं तो उसी फ़ौरन ही इन 3 बॉन्ड्स में से कोई एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? तीनों एक जैसे एटम है तो तीनों में से कोई सा एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम की तरफ मूव कर जाएंगे। जो जब फॉर एग्जाम्पल ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, ये यहाँ से निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रॉइड, ये इधर से निकलेगा हाइड्रॉइड की फॉर्म में। जब हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको हम हाइड्रॉइड आयन का नाम देते हैं। ये जाके रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन जब इससे रिएक्ट करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा OH। तो OH इस प्रोटॉन को अपने साथ मिला के वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास बाकी जो प्रोडक्ट बनता है कार्बन, और इसमें कितने हाइड्रोजन, एक तो यहाँ से निकल गया, बाकी 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान पहले सिंगल बॉन्ड था, ये लोन पेयर जैसे यहाँ पे शिफ्ट हुए यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है जो कि है फॉर्मेल्डिहाइड। अगर हम सिर्फ इसको याद रखने के लिए अगर इसको देखें तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन इन 2 हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद ये वाटर की फॉर्म में यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड टूटेगा, इधर से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो इस तरह इसकी वैलेंसी भी कम हो जाएगी, इसकी वैलेंसी भी कम हो जाएगी कार्बन की। तो दोनों अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। इसी तरह अगर हम एस्टल्डिहाइड को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो एस्टल्डिहाइड को हम प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम एथेनॉल। ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। ये मैथनॉल या मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं इसको। ये हमारे पास है एथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल। सेम मैकेनिज्म इसी तरह से रिपीट होगा, लेकिन सेकंड मेथड जो हमने सिर्फ उसको याद रखने के लिए मैंने आपको बताया कि आप इसको अपने माइंड में बिठा सकते हैं। तो इस तरह समझ लें कि हमारे पास ये नेसेंट ऑक्सीजन मौजूद है, ये रिएक्ट करेगी इन 2 हाइड्रोजन एटम के साथ। जब इसका इस ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो हमारे पास यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। एक बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन का कम हुआ, एक बॉन्ड यहाँ पे कार्बन का कम हुआ। तो दोनों अपने अपने बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो इन दोनों के दरमियान यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो हमारे पास किसके साथ ये डबल बॉन्ड बन रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप वैसा का वैसा मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। कार्बन, ये कार्बन और इसकी दूसरी साइड पे हाइड्रोजन एटम मौजूद है। अब इधर जो है एक बॉन्ड पहले था, जब ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे ये डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है। तो इसको हम बोलते हैं एस्टल्डिहाइड, या इसको दूसरा नाम जो है एथेनॉल भी कहा जाता है इसको। एस्टल्डिहाइड या एथेनॉल, ये इसका आयोपिक नेम है एथेनॉल, और एस्टल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है। इसको भी हम आयोपिक नाम से डिनोट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं, एक कार्बन है तो इसको हम नाम देंगे मैथेनॉल का। अगर नोमेनक्लेचर में किसी को प्रॉब्लम है तो प्रीवियस लेक्चर आपके पास पड़ा हुआ है, तो उसको एक दफ़ा देख लें, आपके पास ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि हाउ विल यू प्रिपेयर द एस्टल्डिहाइड फ्रॉम अल्कोहल, या हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉर्मेल्डिहाइड फ्रॉम अल्कोहल, कि हम अल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड को अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ये बात याद रखनी है कि जब आपने फॉर्मेल्डिहाइड को प्रिपेयर करना है तो फॉर्मेल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास जो अल्कोहल है वो लाजमी तौर पे मैथनॉल होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में भी एक कार्बन है। तो आपके पास ऐसा अल्कोहल हो जिसमें सिर्फ एक कार्बन हो, जैसा कि मैथनॉल। और इसी तरह अगर हम एस्टल्डिहाइड को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो एस्टल्डिहाइड में 2 कार्बन एटम्स हैं, तो आपके पास अल्कोहल भी ऐसा होना चाहिए जिसमें 2 कार्बन एटम्स हों, जो कि है एथेनॉल। इसी तरह अगर हम फॉर एग्जांपल कीटोन को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कीटोन को प्रिपेयर भी हम इसी मेथड से कर सकते हैं, फ्रॉम ऑक्सीडेशन। अगर आपके पास अल्कोहल मौजूद है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये दोनों कौन से अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। तो हम प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड को प्रिपेयर करते हैं। अगर आपके पास अल्कोहल है सेकेंडरी अल्कोहल, इसमें कार्बन की वैलेंसी को यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपके पास अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है तो सेकेंडरी अल्कोहल वो अल्कोहल होता है जिसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो, वो कार्बन पीछे 2 कार्बन से अटैच होना चाहिए, दैट इज़ द सेकेंडरी अल्कोहल। इसका आयोपिक नाम क्या होगा? 2-प्रोपेनॉल। क्यों 2-प्रोपेनॉल हमने इसको नाम दिया? हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3।
तो दूसरी कार्बन के ऊपर OH ग्रुप मौजूद है, इस वजह से ये पोजीशन 2 है। प्रॉप बोलते हैं 3 कार्बन को और OH ग्रुप, इस वजह से हमने लास्ट पे ओवल यहाँ पे डिनोट किया है। तो 2 प्रोपेनॉल हमारे पास ये रिएक्टेंट है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा सेम उसी मैकेनिज्म के थ्रू जो मैंने अभी रिपीट किया था। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकलेगा, दूसरा इस कार्बन से अल्फ़ा कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन एटम। ये अल्फ़ा कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम मौजूद है, इसको मैंने बॉन्ड के फॉर्म में यहाँ पे शो कर दिया। अब ये दो जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे इस ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकल जाएंगे। तो एक बॉन्ड यहाँ पे कार्बन का टूटेगा, एक ऑक्सीजन का, दोनों आपस में इन बॉन्ड्स को मिला के यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है शो कर लेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल है और कार्बन इसकी दूसरी साइड पे भी मिथाइल ग्रुप है। तो ये ऑक्सीजन एक मौजूद है, जैसे इसका यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप जो है यहाँ पे बन जाएगा। तो वो कार्बोनाइल ग्रुप जिसके दोनों साइडों पे कार्बन एटम्स मौजूद हो, तो हमारे पास कीटोन की प्रॉपर्टीज़ में आते हैं वो, तो उसको हम कीटोन का नाम देते हैं। तो इसका जो है फर्स्ट मेंबर है कीटोन का, जो कि एसीटोन है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर द एसीटोन फ्रॉम अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल अगर लेंगे तो उससे हम एसीटोन को बना सकते हैं, अदरवाइज़ अगर कोई और अल्कोहल लेंगे तो हम एसीटोन को वहाँ से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम मूव करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के 2 मेथड्स हैं, लेबॉर्ट्री मेथड्स एंड इंडस्ट्रियल मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेबॉर्ट्री मेथड, लैब के अंदर जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो लैब में हमारे पास जो है मिक्सर होता है मिथाइल अल्कोहल एंड एयर का। एयर मतलब एयर में मौजूद जो ऑक्सीजन होती है वो यहाँ पे यूज़ होगी, जो जिससे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे। इन लैब में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मिथाइल अल्कोहल वेपर्स। मिथाइल अल्कोहल को किस फॉर्म में लिया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर की फॉर्म में हम इसको लेते हैं, और एयर के साथ इसका रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हमारे पास डिफरेंट कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, जो कि प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस हो सकता है, कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस क्या चीज़ है, ये मैंने वहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आगे चल के हम इसके ऊपर बात करते हैं कि प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस जो है ये डिफरेंट एमोसाइट या एक्टिनोलाइट, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके लॉट ऑफ एग्जांपल्स हैं इसकी एस्बेस्टॉस की, तो ये किसी भी फॉर्म में लिया जा सकता है। ये प्लेटिनाइज का मतलब प्लेटिनम की कवरिंग होती है, उसके अंदर इस एस्बेस्टॉस को रखा जाता है, तो उसको हीट करते हैं। हीट करने से जैसे ही वेपर्स वहाँ से पास होते हैं तो रिएक्शन से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इनमें कॉपर को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सिल्वर को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन कौन सी है कि टेम्परेचर आपका 300 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए। अगर टेम्परेचर इस रेंज से कम हुआ या ज़्यादा हुआ, हमारे रिएक्शन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, प्रोडक्ट जो हमारे पास यील्ड होगी प्रोडक्ट की उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी तरह रिएक्शन सेम उसी मेथड से जो हमने अभी रिपीट किया था, ऑक्सीडेशन मेथड ही है। यहाँ पे हम एयर को यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म में नहीं ले रहे, हम एयर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में। इनमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस इनमें ये है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन मौजूद है वो एटॉमिक फॉर्म में है, वो कहाँ से आ रही है, इन कैटलिस्ट के आपस में रिएक्शन से ये प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन यहाँ पे हम ये ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं, एयर से ले रहे हैं। तो एयर में ऑक्सीजन जो है कभी भी एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाई जाती, वहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है। तो इस वजह से ये जो है आप मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी इस अल्कोहल के साथ। हमने फॉर्मेल्डिहाइड को प्रिपेयर करना है सॉरी। तो फॉर्मेल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास अल्कोहल मेथनॉल होना चाहिए, सेम जो हमने अभी रिएक्शन को जो है रिपीट किया था, सेम वही चीज़ है। अब इसका रिएक्शन किस तरह से होगा, यहाँ से इस O2 से एक ऑक्सीजन एटम एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड का और एक वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। क्योंकि हम एक एटम यहाँ पे नहीं ले सकते, दो तरह से आप इसको जो है बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशन को, या इससे का आप 1/2 लिख लें। तो 1/2 का मतलब क्या होगा कि इस मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम है, ये हाफ मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज़ है। हाफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा, एक एटम। या आप इसको इसी तरह यूज़ कर लें, बाकी इक्वेशन को बैलेंस कर लें। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 यूज़ हो रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो है प्रोडक्ट में टोटल रिएक्टेंट में जो ऑक्सीजन है 2 और 3 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो अगर हम इसको इक्वल करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल 2 अल्कोहल से रिएक्ट करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास 2 फॉर्मेल्डिहाइड के प्रोडक्ट्स बनेंगे और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज होंगे। दैट इज़ द फॉर्मेल्डिहाइड। तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बने हैं इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, और ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे कैटलिस्ट जो है हमने पोटाशियम Pt, पोटाशियम का सिंबल है, एस्बेस्टॉस इन द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस, इसकी मौजूदगी में रिएक्शन होगा।
नेक्स्ट, इसका प्रोसीजर किस तरह से होगा, किस तरह से हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं लैब के अंदर, किस तरह से वर्क होते हैं, ये जितना भी इसका प्रोसीजर है वो सारे का सारा ये डायग्राम के अंदर मौजूद है। डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए, डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करें, आपका ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बड़ी आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। अब इसमें देखें प्रोसीजर में, मैथनॉल इज़ हीटेड इन वाटर बाथ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हमारे पास ये वाटर बाथ है, मैथनॉल को डायरेक्ट हीट नहीं किया जाता क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से हम इसको वाटर बाथ लेते हैं, उसके अंदर जो है फ्लास्क को रख देते हैं, फिर उधर से वाटर को हीट किया जाता है। वाटर जैसे हीट अप होगा वो इफ़ेक्ट करेगा इस अल्कोहल को, तो इसके वेपर्स बनेंगे। तो इसमें वाटर बाथ के अंदर हम जो है उसको, जो फ्लास्क होती है उसको रख देते हैं, उसको हीट करते हैं वाटर बाथ को, तो हमारा अल्कोहल जो है वो भी हीटअप हो जाता है साथ ही। उसके बाद यहाँ पे एक सक्शन पंप यूज़ किया जाता है। इस सक्शन पंप का काम क्या होता है कि एयर को यहाँ से खींचता है। जैसे एयर को खींचेगा तो एयर जो कि हमारे पास यहाँ पे एटमॉस्फेयर में मौजूद है वो इसके अंदर इंटर होगी, इसमें से जो यहाँ पे रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल होगी एयर, क्योंकि मिक्सचर ऑफ गैसेस है एयर के अंदर, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है और भी डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं। तो इसमें जो ऑक्सीजन गैस एयर में मौजूद है वो रिएक्शन में यहाँ पे यूज़ होगी। जैसे ही इसको इधर से हीट कर रहे हैं, इधर से पंप के जरिए इसको खींचा जा रहा है, तो जैसे ही यहाँ से एयर इसके अंदर जाती है और एयर और यहाँ पे अल्कोहल जो कि मैथनॉल है, मैथनॉल के वेपर्स यहाँ से निकलते हैं। वो वेपर्स जैसे यहाँ से निकल के मूव करते हैं इस चैम्बर की तरफ जाते हैं, जिसको हमने नाम दिया प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस। प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस का मतलब क्या है कि ये जो कवरिंग होती है, कवरिंग प्लैटिनियम की होती है यहाँ पे, और इसके अंदर एस्बेस्टॉस को यूज़ किया जाता है एज अ कैटलिस्ट। तो दोनों इकट्ठे यहाँ पे वर्क करते हैं। जैसे ही मैथनॉल के वेपर्स और एयर में मौजूद ऑक्सीजन जैसे इस प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस के अंदर पहुँचते हैं, इसको हम यहाँ से हीटअप कर रहे होते हैं, और जैसे यहाँ पे ये पहले से हीटअप हो चुका है, जैसे ही वेपर्स यहाँ पे पहुँचते हैं उनका आपस में रिएक्शन होता है। रिएक्शन से यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पे हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। ये जो प्रोडक्ट बनता है, अब देखें यहाँ पे मैथनॉल है, मैथनॉल के वेपर्स जा रहे हैं, एयर है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, क्या हमें ये जो प्रोडक्ट मिलेगा क्या ये प्योर फॉर्मेल्डिहाइड होगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जो वेपर्स यहाँ से जा रहे हैं वो वेपर्स, फॉर एग्जांपल मैथनॉल है, मैथनॉल के जितने भी मॉलिक्यूल यहाँ से मूव करके इस तरफ जाएंगे वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आप रिएक्ट नहीं कर पाते ऑक्सीजन के साथ। तो हमारे पास ये जो मिक्सर होता है इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जो हमारे पास यहाँ पे वाटर बना था, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी उसके अंदर मौजूद हैं, और फॉर्मेल्डिहाइड वो भी इसके अंदर मौजूद है। और इसके अलावा मैथनॉल जो मॉलिक्यूल यहाँ से वेपर्स के फॉर्म में निकले थे, इसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाता। वो मॉलिक्यूल जिनका यहाँ पे रिएक्शन नहीं हुआ, वो मॉलिक्यूल्स भी हमारे पास इस प्रोडक्ट के अंदर ही आ जाते हैं। तो हमारे पास ये मिक्सर बन जाता है डिफरेंट कंपाउंड्स का, जिसको हम कलेक्टिवली एक नाम देते हैं फॉर्मलिन। फॉर्मलिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ फॉर्मलिन। तो फॉर्मलिन इज़ अ मिक्सर ऑफ, ये मिक्सर होते हैं जिसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, फॉर्मेल्डिहाइड जो कि प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे थे वो भी इसके अंदर मौजूद है, वाटर जो कि एक एडिशनल प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है जिसको हम बाई प्रोडक्ट्स का भी नाम दे सकते हैं, तो वो भी इसके अंदर मौजूद है। और इसके अलावा मैथनॉल जो यहाँ पे निकला, जिसको हमने एज ए रिएक्टेंट इस्तेमाल किया था, उसके कुछ मॉलिक्यूल्स का वहाँ पे रिएक्शन नहीं होता, वो भी एज अ इम्प्योरिटी के तौर पर यहाँ पे मौजूद होता है। दैट इज़ द इम्प्योरिटीज़। हम ये चीज़ बनाना चाह रहे हैं, ये एक्स्ट्रा चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। तो ये कितने कितने परसेंट मौजूद होते हैं? जो फॉर्मेल्डिहाइड है, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमारे पास बनता है 40%। वाटर जो है वो 50% इसके अंदर मौजूद होते हैं, और मैथनॉल 8% के राउंड अबाउट जो है इस फॉर्मलिन के अंदर पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर दफ़ा पेपर में पूछा जाता है। और ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं 40%, 50%, 8%, ये सारे एज अ MCQs के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये MCQs में अक्सर पूछे जाते हैं। उसके अलावा बाकी जो इसका प्रोसीजर है, प्रोसीजर सेम इस हिसाब से इसी डायग्राम को सामने रखते हुए आप इसका प्रोसीजर खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, बड़ा आसान है इसका प्रोसीजर लिखना। तो इस तरह से सबसे पहले आपने बताना है कि हम उसको अल्कोहल जो है जो कि मैथनॉल है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर बाथ। इसके वेपर्स बनेंगे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, जैसे यहाँ पे पहुँचते हैं प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस के अंदर इनका आपस में रिएक्शन होता है, तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है जो कि फॉर्मेल्डिहाइड है। तो इस तरह हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बनते हैं। लेकिन जब हम इसको जो प्रोडक्ट है इसमें ये डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं जो कि वाटर वेपर्स होते हैं और इसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड भी मौजूद है इसमें, तो जिसको हम कलेक्टिवली फॉर्मलिन का नाम देते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल मेथड।
इंडस्ट्रियल मेथड में भी हमारे पास जो है मिक्सचर होता है किन चीज़ों का, सेम यही चीज़ है, मैथनॉल एंड एयर में मौजूद ऑक्सीजन, ये दोनों चीज़ें हैं। मैथनॉल वेपर्स होते हैं और एयर में मौजूद ऑक्सीजन, इसका मिक्सचर हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी। तो उसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। कैटलिस्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो इस्तेमाल किए जाते हैं, आयरन ऑक्साइड, ऑक्साइड एंड Ag इज द सिल्वर। तो ये कैटलिस्ट जो होते हैं ये रिएक्ट करते हैं इसके साथ। तो लैब में जो हम ये कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लेटिनाइड्स, एस्बेस्टास, तो ये बहुत जो है महंगे कैटलिस्ट होते हैं, कॉस्टली होती हैं, जिसकी वजह से इनका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में हमें प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। अगर हम इतने ज़्यादा महंगे रिएक्टेंट इस्तेमाल कर लें तो प्रोडक्ट जो होते हैं वो इतने फिर आगे जो है सेल नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हम रिएक्टेंट नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं जो कैटलिस्ट होते हैं। तो इनका रिएक्शन होगा सेम इसी मेथड के थ्रू जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, सेम उसी हिसाब से रिएक्शन होगा। ऑक्सीजन का एक एटम इन 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। अगर इसको बैलेंस करें सेम उसी हिसाब से, अगर 2 ऑक्सीजन के एटम है तो 2 रिएक्टेंट यहाँ पे यूज़ होंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे और 2 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होंगे। तो सेम उसी तरह से रिएक्शन होगा, एक इधर से एटम, तो एक इधर से 2 हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास ये बॉन्ड टूटेगा, इधर से ये टूटेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ द फॉर्मेल्डिहाइड। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एस्टल्डिहाइड। तो एस्टल्डिहाइड की प्रिपरेशन में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास लेबॉर्ट्री मेथड है और सेकंड फिर इंडस्ट्रियल मेथड भी हम इसी के अंदर ही डिस्कस कर लेंगे लास्ट पे। लेबॉर्ट्री मेथड में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि जो रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट किस तरह का होना चाहिए। रिएक्टेंट हम लेते हैं यहाँ पे एथेनॉल। ये हमने ऑक्सीडेशन में जब जनरल ऑक्सीडेशन को प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था, वहाँ पे हमने इन रिएक्शंस को स्टडी किया था कि अगर अल्कोहल हमारे पास मेथेनॉल होगा, उससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो फॉर्मेल्डिहाइड होता है। अगर हम जो रिएक्टेंट लेते हैं, रिएक्टेंट अगर एथेनॉल हो तो उससे हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो एस्टल्डिहाइड होता है। तो हमने यहाँ पे बनाना है एस्टल्डिहाइड। तो एस्टल्डिहाइड के बनाने के लिए हमें रिएक्टेंट कौन सा लेना पड़ेगा, अल्कोहल जो होगा वो लाजमी तौर पे एथेनॉल होना चाहिए। एथेनॉल की ऑक्सीडेशन होगी, वो ऑक्सीडाइज होगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो एस्टल्डिहाइड। तो एस्टल्डिहाइड जो बन रहा है हमारे पास, ये किस वजह से बन रहा है, ऑक्सीडेशन से बन रहा है। तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन कराने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जो कि हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं सोडियम डाइक्रोमेट को इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो ये जो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, ये बेसिकली बनता किस तरह से है। इसके अंदर एक तो हमारे पास सोडियम डाइक्रोमेट होता है Na2Cr2O7, इसको ऐड कर दिया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर H2SO4 में। जब इन दोनों को ऐड कर लिया जाता है तो इनका एक सॉल्यूशन बन जाता है जिसको हम बोलते हैं एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट। अब ये जो सोडियम डाइक्रोमेट है, एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट, इसको हम एज आ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। कैटलिस्ट क्या चीज़ होती है, कैटलिस्ट हमारे पास वो स्पीशीज़ होती हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और ख़ुद रिएक्शन में इन्वॉल्व, बिटवीन द रिएक्शन तो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एंड ऑफ द रिएक्शन वो वैसे के वैसे प्रिपेयर हो जाते हैं। तो इसमें जो हमारे पास सोडियम डाइक्रोमेट है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये एज आ कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। तो इससे ऑक्सीजन, इसके इन दोनों के आपस में रिएक्शन से ये ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस होगी जो एथेनॉल से रिएक्ट करके उसको कन्वर्ट कर देगी एस्टल्डिहाइड में। तो यहाँ पे रिएक्शन मौजूद है, रिएक्टेंट जो है वो एथेनॉल है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन जिसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, या इसका दूसरा नाम एटॉमिक ऑक्सीजन भी है। क्यों, उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन इस एटॉमिक फॉर्म में एनवायरनमेंट के अंदर नहीं पाई जाती। एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन मौजूद है वो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है। क्यों, क्योंकि जो एटम्स होते हैं उनके वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होते, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो हमारे पास ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है ये हाईली रिएक्टिव होती है, ये बिटवीन द रिएक्शन बनती है और बिटवीन द रिएक्शन ही ये आगे रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बन कहाँ से रही है, Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इनका आपस में रिएक्शन होता है। इसके इन दोनों के आपस में रिएक्ट करने से ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, ये इस अल्कोहल से रिएक्ट करके इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगी। जैसा कि अब देखें ये प्रोडक्ट किस तरह से बनता है, इस ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया इन 2 हाइड्रोजन एटम के साथ, इस तरह से रिएक्शन होगा।
2 हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकलेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएंगे, जो कि वाटर के मॉलिक्यूल में ये कन्वर्ट हो जाएगी। और इसमें अगर देखें तो ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है और इधर से कार्बन का भी एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो दोनों का एक एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों अपने इन वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड बन जाता है और साथ इसके वैसे का वैसा एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है और साथ ये हाइड्रोजन एटम भी वैसे का वैसे इसके साथ मौजूद है। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको बोलते हैं एस्टल्डिहाइड। इसका प्रोसीजर क्या होता है, ये किस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, किस तरह से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर मेंशन किया गया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने एसिड लेना है। एसिड हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक एसिड कॉन्सनट्रेटेड होता है, दूसरा होता है डाइल्यूट। जो डाइल्यूट एसिड होता है इसके अंदर वाटर की मिकदार ज़्यादा होती है, वाटर को ऐड कर दिया जाता है ज़्यादा मिकदार में, जिससे वो एसिड जो है वो डाइल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हमने एसिड को डाइल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसको इस फ्लास्क में, जिसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा है कॉनिकल फ्लास्क, इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको हीट करते हैं। हीट करने से तब तक इसको हीट करते रहते हैं जब तक इसके अंदर बॉइलिंग स्टार्ट नहीं हो जाती, मतलब इसके बॉइलिंग पॉइंट तक इसको हमने हीट करना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमने एसिड को डाइल्यूट करना है, मतलब अगर आपके पास एसिड मौजूद है डाइल्यूट एसिड, तो आपने इसको कॉनिकल फ्लास्क पे लेना है और इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हीट करना है। तो ये डिस्टिल्ड फ्लास्क है, ये डिस्टिल्ड फ्लास्क के अंदर हमारे पास जो सॉल्यूशन है अल्कोहल और सोडियम डाइक्रोमेट, अल्कोहल और सोडियम डाइक्रोमेट को मिक्स कर लिया जाता है। ये दोनों का जो सॉल्यूशन हम इसमें लेते हैं डिस्टिल्ड फ्लास्क के अंदर, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर ऐड किया जाता है, इस बॉइलिंग H2SO4 के अंदर इसको डालते हैं। जैसे ही ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर ये ऐड होता है, तो जैसे ही ड्रॉप इसके अंदर गिरेगा उसका फ़ौरन से रिएक्शन होगा। जैसे यहाँ पे रिएक्शन होगा यहीं पे ही हमारे पास प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, यहीं से ही हमारे पास एस्टल्डिहाइड बन जाता है। एस्टल्डिहाइड के जो वेपर्स होते हैं वो यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है, लगातार उसको हीट किया जा रहा है। तो यहाँ से जो वेपर्स बनेंगे एस्टल्डिहाइड के, वो वेपर्स यहाँ से मूव करते हैं। आगे लगा हुआ है कंडेंसर। इस कंडेंसर का काम क्या होता है कि जैसे ही वेपर्स यहाँ पे इस कंडेंसर के अंदर आते हैं, कंडेंसर ने उसकी कंडेंस का मतलब क्या होता है, उसको जमाना, लेकिन यहाँ पे जमाने का काम नहीं होता, लेकिन ये होता है कि जो वेपर्स यहाँ पे पहुँचते हैं उन वेपर्स की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इसकी जो शेप होती है वो इस तरह से होती है कि यहाँ पे जो है हम इसको एक पाइप के ज़रिए जोड़ के आगे एक जो है नल के ज़रिए जोड़ दिया जाता है, लगातार इसके अंदर पानी ऐड होता रहता है। ये जो वाटर है, वाटर यहाँ से इंटर होगा और यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। कोल्ड वाटर यहाँ से इंटर होता है, यहाँ पे क्योंकि हीट इस पाइप में से जो वेपर्स यहाँ से गुजर रहे हैं उसकी हीट को ये एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो वाटर है, हॉट वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जैसे ही इस कंडेंसर से पास होने के बाद जो वेपर्स होते हैं आगे पहुँचते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। अब ये जैसे ही हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है एस्टल्डिहाइड, वो जैसे ही यहाँ पे पहुँचता है, अब आगे इसके अंदर ये जो हमारे पास एस्टल्डिहाइड है, ये प्योर एस्टल्डिहाइड नहीं है, इसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स का ये मिक्सचर होता है जो हमारे पास बनता है, जिसमें एस्टल्डिहाइड भी मौजूद है जो यहाँ पे रिएक्शन के बाद बना हुआ है, और इसके अलावा एथानॉल जो कि एथाइल अल्कोहल जिसको हमने एज ए रिएक्टेंट के तौर पर यूज़ किया था, वो भी इसके अंदर मौजूद है। और इसके साथ ही वाटर वेपर जो यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर बन रहे हैं वेपर्स, ये भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। मतलब इसके अलावा ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बन रही है, इसके भी मॉलिक्यूल एटम्स जो होते हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। अब इसको जो है ये हमारा यहाँ पे फ्लास्क है, इस फ्लास्क को हमने यहाँ पे आइस के अंदर बंद किया हुआ है। ये आइस से भरा हुआ एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने अपना वो जो इंस्ट्रूमेंट था उसको हमने इसके अंदर रखा हुआ है। अब ये जो फ्लास्क है, अब इसके अंदर जैसे ही ये एस्टल्डिहाइड जो इसके अंदर आएगा, इसको यहाँ पे फ्रीज कर लिया जाता है। इसका जो रिएक्शन होता है, यहाँ पे रिएक्शन जो होता है वो डिस्टिल्ड ऑफ, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया हुआ है कि आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ एस्टल्डिहाइड रिएक्शन डिस्टिल्ड ऑफ। डिस्टिल्ड ऑफ का मतलब होता है स्टॉप करना, रोक देना। तो यहाँ पे रिएक्शन जो होता है स्टॉप हो जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है, स्टॉप करना, रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। रीज़न क्या होती है कि अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आइस बाथ जो है ये इस्तेमाल नहीं करते, तो इसके अंदर जैसे ही ये प्रोडक्ट बन के यहाँ पे पहुँचेगा आगे, क्योंकि इसकी अभी भी इसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा है और इसमें नेसेंट ऑक्सीजन मौजूद है, ये नेसेंट ऑक्सीजन मज़ीद आगे रिएक्ट करके एस्टल्डिहाइड के साथ उसको एस्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देगी। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एस्टल्डिहाइड बन चुका है, CH3 C+O एंड H एस्टल्डिहाइड। अगर इसको यहाँ पे जो है आइस के अंदर ना रखा जाए इस फ्लास्क को, तो आगे इसने रिएक्शन करना है, रिएक्ट करना है ऑक्सीजन के साथ। जैसे ही इसके साथ इसका रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाना है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 C+O एंड H, दैट इज़ द एस्टिक एसिड।
तो यहाँ पे एस्टिक एसिड प्रोडक्ट के अंदर बन जाता है। तो हमें इस एस्टिक एसिड की प्रोडक्शन को रोकने के लिए हम इस फ्लास्क को इस बीकर के अंदर रखते हैं, जिसमें आइस वगैरह और वाटर जो है, कोल्ड वाटर इसके अंदर मौजूद होता है, ताकि इसके रिएक्शन को आगे मज़ीद रिएक्ट करने से बचाया जा सके। क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो एस्टल्डिहाइड है। एस्टल्डिहाइड जैसे ही बनेगा इसको हम यहाँ पे रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे इस आइस बाथ के थ्रू। उसके बाद अगर जब हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है ये मिक्सचर है डिफरेंट कंपाउंड्स का, जिसके अंदर एथेनॉल और वाटर एज अ इम्प्योरिटी फॉर्मल्टी एस्टल्डिहाइड के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसको प्योर करने के लिए तो हम इसकी प्योरीफिकेशन के लिए रीडिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हैं। डिस्टिलेशन क्या चीज़ होती है कि ये जो हमारे पास सेम यही इसी तरह का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, जस्ट उसके अंदर ये फ्लास्क नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इस फ्लास्क को अगर निकाल लें, बाकी ये सारा प्रोसीजर जो है डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है। मतलब यहाँ से इसको हीट करेंगे, हीट करने से यहाँ से, क्योंकि इसमें मिक्सर है ना, एस्टल्डिहाइड का, एथेनॉल का और वाटर का मिक्सर है, इन तीनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर और एथेनॉल की एथेनॉल की बात करें तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, एथेनॉल का जो है वो 78.5 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। और इसी तरह फॉर्मेल्डिहाइड के जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से कम होता है। तो आगे जब हम इनका रिएक्शन करते हैं, जहाँ पे इसको डिस्टिलेशन का प्रोसेस से गुजारा जाता है, तो डिस्टिलेशन के अंदर जो है सबसे पहले जो वेपर्स बनेंगे वो एस्टल्डिहाइड के वेपर्स बनते हैं। तो जैसे ही वेपर्स बनते हैं, इसका टेम्परेचर यहाँ पे फिक्स कर लिया जाता है डिस्टिलेशन के प्रोसेस में। इसका टेम्परेचर वहाँ पे फिक्स करेंगे, जैसे हीट देंगे तो सबसे पहले वेपर्स बनेंगे एस्टल्डिहाइड के, इसको हम सेपरेट करते जाएंगे। तो इसी तरह ये प्रोसेस बार बार रिपीट करेंगे डिस्टिलेशन का। तो हमारे पास ये जो है एस्टल्डिहाइड ये प्योर फॉर्म में, फुल प्योर नहीं होता, मतलब 100% प्योर नहीं होता, फिर भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज इसके अंदर रह जाती हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये इस डिस्टिलेशन के प्रोसेस से प्योर हो जाता है। तो ये हमारा मेथड था लेबॉर्ट्री में। नेक्स्ट हमारा मेथड है ड्राई डिस्टिलेशन मेथड। ड्राई डिस्टिलेशन मेथड में कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट ये दोनों आपस में रिएक्ट करके हमारे पास एस्टल्डिहाइड को ये बना देते हैं। इससे पहले हम ये चीज़ देखेंगे, ये हमारे पास कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट ये दोनों प्रोडक्ट्स बनते कहाँ से हैं? ये दोनों प्रोडक्ट्स बनते हैं फ्रॉम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि एसिड और बेस जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन कराया जाता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो साल्ट और वाटर होते हैं। तो इसमें अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट बनाना चाहते हैं तो दो चीज़ें इसी के अंदर मौजूद हैं। कैल्शियम फॉर्मेट बनाने के लिए जो एसिड हम लेंगे वो फॉर्मिक एसिड होगा और उसका हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाना है। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, फॉर्मिक एसिड के हमारे पास दो रिएक्टेंट मौजूद हैं, इन दोनों का हमने रिएक्शन करवाना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो कि बेस है। इन दोनों का आपस में रिएक्शन किस तरह से होगा? इसमें से OH जो है इधर से, क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रोटॉन को रिलीज़ करना। यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, इस OH से ये रिएक्ट करेगा, यहाँ से एक OH इसके साथ रिएक्ट करके वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ये दूसरा हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन एटम निकलेगा प्रोटॉन की फॉर्म में। ये प्रोटॉन जो है इधर से OH के साथ रिएक्ट करके इधर से भी एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ से भी प्रोटॉन निकलेगा, इधर से भी प्रोटॉन निकलेगा, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव। तो कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड आने हैं, तो कैल्शियम एक मेटल है और मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज़ करने होते हैं। जब भी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तो उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे कैल्शियम ने पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ से निकलना है और इन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा। तो कैल्शियम की बेसिकली कितनी वैलेंसी होती है? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो है वो 2 है। मतलब ये आपने वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने आपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना होता है और इस तरह कैल्शियम ने जो है इन दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना है। मतलब इसके साथ अटैच होकर हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम नाम देंगे कैल्शियम फॉर्मेट साल्ट। तो हमारे पास ये साल्ट बनता है और वाटर के 2 मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं। सेम इसी तरह का रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट के अंदर मौजूद है। हमारा रिएक्टेंट जो होगा, अगर हमने एसीटेट साल्ट बनाना है तो रिएक्टेंट जो होगा वो लाजमी तौर पे एसिटिक एसिड होना चाहिए। तो एसिटिक एसिड 2 मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद हैं, ये रिएक्ट करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी रिएक्शन होगा, क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी होती है प्रोटॉन रिलीज़ करना। यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा और इधर से एक OH इससे रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और सेम रिएक्शन यहीं पर रिपीट होगा। यहाँ से OH और इधर से H ये दोनों आपस में रिएक्ट करके वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये जो कैल्शियम है दोनों ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो जाएगा, हमारे पास ये साल्ट बन जाएगा जिसको हम नाम देते हैं कैल्शियम एसीटेट साल्ट। ये जो साल्ट होते हैं जो कि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड से बनते हैं, ये दोनों साल्ट आपस में रिएक्शन करते हैं।
तो इन दोनों के आपस में रिएक्ट करने से हमारे पास प्रोडक्ट बनता है एस्टल्डिहाइड। इनका रिएक्शन देखना है किस तरह से रिएक्शन होगा। इसमें ये जो है कैल्शियम ये और इसके साथ मौजूद ये पूरा ग्रुप जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। Ca कैल्शियम एक यहाँ पे एटम है, Ca कार्बन भी एक है और ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 3 है। प्रोडक्ट में क्या चीज़ आ जाएगी CaCO3, तो एक प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे CaCO3 जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी तरह दूसरा जो साल्ट है उसके अंदर भी सेम इसी तरह का रिएक्शन यहाँ पे रिपीट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट CO3। दो यहाँ से मॉलिक्यूल निकलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, एक इधर से निकलेगा और एक इधर से निकलेगा। अब हमारे पास जो रिएक्टेंट बचे हुए हैं HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, इधर एक हाइड्रोजन एटम है। तो किस तरह से आपस में एडजस्ट होते हैं, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये आके इसके साथ अटैच होगा और ये जो हाइड्रोजन एटम है ये जाके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। अब देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है H, इसको मैं यहीं पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन एटम ये वाला और इसके साथ है कार्बन, इसके साथ है C डबल बॉन्ड O। नीचे लिख लें या ऊपर लिख लें इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड O और इसके साथ डायरेक्टली अटैच दूसरे मॉलिक्यूल का जो ये CH3 ग्रुप है ये आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा CH3। सेम इसी तरह से एक प्रोडक्ट ये बन गया। अब यहाँ से कैसे बनेगा, सेम ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया है, इधर से यहाँ पे हाइड्रोजन एटम मौजूद है, ये आके यहाँ पे अटैच होगा तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इसको इस तरह से पढ़ें या जिस तरह से मर्जी लिख लें, ये भी एस्टिक एसिड है, सॉरी एस्टल्डिहाइड है, ये भी एस्टल्डिहाइड है। तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल बनते हैं एस्टल्डिहाइड के और साथ ही दो मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट के यहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाती है, बेसिकली जो चूना होता है, ये चूना का जो पत्थर है ये उसका फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी तरह अगर हम प्रिपरेशन चेक करें एसीटोन की या फिर आप प्रिपरेशन चेक करें फॉर्मेल्डिहाइड की, उनको भी हम इस ड्राई डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम एसीटोन को बनाना चाहते हैं तो आपका जो रिएक्टेंट होना चाहिए वो लाजमी तौर पे ये कैल्शियम एसीटेट साल्ट होना चाहिए। इसका रिएक्शन सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल आपने लेना है, ये यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से निकल जाएगा, CH3 इस जगह पे आके अटैच हो जाएगा तो आपके पास कीटोन तैयार हो जाएगी। सेम इसी तरह से अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड के लिए आपका जो रिएक्टेंट होना चाहिए वो कैल्शियम फॉर्मेट होना चाहिए। यहाँ से ये कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से निकलेगा, ये H आकर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अगर एक मॉलिक्यूल हुआ तब आप इसको इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये इधर आके अटैच होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो फॉर्मेल्डिहाइड होगा। तो इन दोनों को भी हम यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये स्टूडेंट के लिए है, स्टूडेंट आप लोग इनको लिखेंगे, इनके रिएक्शन सेपरेट ड्राई डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू ये आप लोग ने मुझे लिख के सेंड करने हैं। और बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं, बाकी जैसा कि प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बाय ड्राई डिस्टिलेशन मेथड, या फिर ये ड्राई डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू जो है एस्टल्डिहाइड को प्रिपेयर करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये लेबॉर्ट्री मेथड, ये पूरा जो है प्रिपरेशन ऑफ एस्टल्डिहाइड, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह रिएक्टिविटी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।